देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, इंडिया का मैप आपको एक दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पूरे पोर्शन में हमने हिमालय को स्टडी किया है। ये जो आप पूरा दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हिमालय, है ना? हिमालय जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हमारे भारत के इस उत्तर वाले पोर्शन में पूरा हिमालय रेंज है या फिर पहाड़ी एरिया है, ये हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं ना, ट्रांस हिमालय, इसके अलावा ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ईस्टर्न हिल्स, ये सब हम पढ़ करके आए हैं। तो बच्चों, ये हिमालय के दक्षिण में जो आप ये ब्राउन कलर से दिख रहे हैं, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। क्या बोलते हैं? द, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, है ना? द ग्रेट नदर्न प्लेन्स इसको हम बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम भी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको हम बोलते हैं। तो एक ही बात है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन होगा ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों बोल रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है बच्चों, जो हिमालय रीजन से ये नदियां निकलती है ना, जैसे आपको पता होगा गंगा नदी निकलती है, सबसे प्रमुख नदी है भारत की, है ना? इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से इस प्रकार से निकलती है, सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, सतलज नदी निकलती है। तो ये जो हिमालयी नदियां हैं बच्चों, है ना, और इनकी जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो इन नदियों के द्वारा क्या हुआ है, देखिए नदियां क्या करती हैं, नदियां जब पहाड़ी रास्ते को क्रॉस करके आगे, जैसे मान लीजिए ये पूरा हिमालय रीजन है, ठीक है, हिमालय रीजन है। अब नदी यहां से निकलेगी पर्वतों को इस प्रकार से क्रॉस करते हुए, जब आगे क्षेत्र में पहुंचती है, जब पर्वत क्षेत्र खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करती है, अपने साथ लाए हुए जो भी अवसाद है, अवसाद मतलब सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू रेत लाई है, तो उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, मतलब नदी अपने स्थान के आसपास हमेशा अवसादों का निक्षेपण करते हुए आगे चलती है, इस प्रकार से जाती जाएगी, अवसादों को निक्षेपित करती जाएगी, है ना? तो इन अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है, या फिर जो प्लेन रीजन होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है बच्चों, इसी प्रकार से बना है ना, इन्हीं नदियों के अवसादों के द्वारा जो निक्षेपण हुआ है, उसी के फलस्वरूप ये मैदान बना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर का आखिर जो विशाल मैदान है, ये स्थित कहाँ है, तो इसकी थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय जो माउंटेन्स है उसके दक्षिण में, और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, है ना? यहाँ हिमालय था, तो हिमालय के दक्षिण में ये मैदान है, और यहाँ पर जो हमारा अगला फिजिकल डिवीजन रहेगा, यहाँ पर है प्रायद्वीपीय पठार। ये है प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो गंगा, सिंधु, सतलज और इनकी जो सैकड़ों सहायक नदियां हैं, है ना, मतलब गंगा, और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सिंधु उसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों के बच्चों, तो इन नदियों के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है ना। और इन नदियों के जलोढ़ निक्षेप या फिर इनके जो अवसाद है उनके द्वारा, जलोढ़ निक्षेप से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो खासतौर पर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ पाई जाती है, इसलिए इसको जलोढ़ निक्षेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, हालांकि मिट्टी वाले लेक्चर में। अभी आप इतना समझो कि इन नदियों के जो अवसादों या फिर सेडिमेंट्स का निक्षेपण हुआ है, डिपोजिशन हुआ है, उसके फलस्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो क्या क्या सीखा हमने? सबसे पहली बात तो मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मैदान कहां पर स्थित है, ये तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। दूसरी बात हमने क्या देखी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी जो सैकड़ों सहायक नदियां हैं उनके द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसा याद कर लो, लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण है ना। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान वाले रीजन से पूरा ये, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम, तो इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा कि ये विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में आता है ना, विश्व में जितने भी मैदान है उसमें सबसे उपजाऊ मैदानों में ये आता है। इसके अलावा पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला मैदान है। ठीक है, जन घनत्व वाला मैदान। अब सीधी सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेट भी है, एक प्रकार से देखा जाता है ना, पश्चिम बंगाल है। तो इस कारण से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मैदान कौन सा है, तो उत्तर का विशाल मैदान ही विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मैदान है। ये बात भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। विस्तार देख लीजिए, राज्य अभी मैंने आपको बताया कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल। एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये राजस्थान रीजन हो गया। अब देखिए, आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि जो ये राजस्थान है, ठीक है, यहाँ तो पूरा रेगिस्तान है, तो ऐसा नहीं है, ये भी मैदान का ही हिस्सा है, आपको एक बात याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर हो जाएगा बिहार, बिहार के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल और असम। तो इतने राज्यों में थोड़ा बहुत झारखंड का रीजन भी आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किस राज्य में उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार नहीं है, या फिर उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। यहाँ से भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
मैदानों के निर्माण में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों का योगदान है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे इनकी सहायक नदियां जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सिंध हो गई, यमुना हो गई, कोशी, सतलज, व्यास, रावी, है ना? ये सारी जो नदियों के नाम दिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन नदियों की ये सहायक नदियां हैं, ठीक है? तो इन सभी का भी सहयोग है इस मैदान के फॉर्मेशन में। इसके अलावा बच्चों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 150 मीटर है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब ये है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये समुद्र तल है, ठीक है? समुद्र तल है ये, ठीक है? सी लेवल है, यहाँ पर पानी है, मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक है? इससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। इससे और ऊपर जो होता है इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पठार, ठीक है? पठार। और जो इस प्रकार से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्वत, है ना? इस प्रकार की कुछ संरचना देखने को मिलती है। तो सबसे कम ऊंचाई में आप देखेंगे तो आपको मैदान ही देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यही रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं और जैसे ही मैदान में आती है, तो इनकी स्पीड क्या होती है? इनकी स्पीड या फिर इनका वेग बिल्कुल कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और जब उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो अपने साथ आगे अवसाद नहीं ले जा पाएंगी। जब अवसाद नहीं ले जा पाएंगी तो अपने अवसादों को रास्ते पर ही छोड़ते चलेंगी, जिससे मैदानों निर्माण होता है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको, है ना? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है आपको, लगभग 50 से 150 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अतः नदियां साथ लाए हुए अवसाद को यहां पर जमा कर देती हैं, जो कि इस मैदान की विशालता का कारण है, ठीक है? वही चीज है जो अभी मैंने आपको समझाई है। यह मैदानी भाग भारत और विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। अभी मैंने आपको बताया ये भारत का ही नहीं, सब विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान में आता है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला भी ये क्या है? राज्य है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि जो उत्तर का पूरा विशाल मैदान है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे डील करेंगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो है उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, मतलब किस किस राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे राजस्थान का मैदान बोलते हैं, जो राजस्थान में स्थित है, इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैदान। जो पंजाब और हरियाणा में स्थित है, इसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान। एक है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में भी तीन है: उच्च गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, ठीक है? तो ये उच्च गंगा का मैदान है, ये मध्यम गंगा का मैदान है और ये निम्न गंगा का मैदान है, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हरियाणा का रीजन हो गया, कुछ यूपी का रीजन हो गया, तो इसको हम उच्च गंगा का मैदान बोलेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश कुछ बिहार वाला रीजन हो गया, इसको हम मध्य गंगा का मैदान बोलेंगे। पश्चिम बंगाल वाला जो हो गया, इसको हम बोलेंगे निम्न गंगा का मैदान। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक है ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि मुख्यतः आपको असम राज्य में देखने को मिलेगा। इसको असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक विभाजन। अब इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेन जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर जो यहाँ पर विभाजन किया गया है, उसको हमें मेन पढ़ना है, ठीक है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा नाम याद रख लेना और कुछ नहीं, ठीक है? तो चार चीजें हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। एक तो भांवर, एक है तराई, एक है बांगर और एक है खादर, ठीक है? तो ये चार चीज हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। कौन कौन सी? भांवर, तराई, बांगर और खादर। आखिर ये होते क्या है यहाँ से, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इन्हीं को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर भांवर क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो भांवर को देख लेते हैं। भांवर आखिर क्या होता है? तो देखिए, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, भांवर क्या होता है? शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के जो समांतर है उसको हम भांवर बोलते हैं। सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक 8 से लगभग 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? भांवर प्रदेश बोलते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा आप समझो। देखो, ये हिमालय इस प्रकार से, सबसे पहले क्या है? ग्रेटर हिमालय है, फिर इस प्रकार से मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक है। इस प्रकार से ही है, तीन रेंज हमने पढ़ी थी, है ना? ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, है ना? अब इसको आप दो डायग्राम समझिए। ये हो गया ग्रेटर इस प्रकार से, ठीक है? इसके दक्षिण में हो गया इस प्रकार से ये मिडिल हो गया ये, और यहां पे हो गया इस प्रकार से शिवालिक, ठीक है? अब क्या होता है बच्चों, यहां से जो भी नदियां निकलती है ना, मान लीजिए यहां से हिमालय को क्रॉस करके जब नदियां यहां आई, इस प्रकार से मान लीजिए क्रॉस करके ये नदी आई और इस रीजन में आई, ठीक है? अब यहां पे इस डायग्राम में समझिए, इस प्रकार से क्रॉस करते हुए नदी आई, यहां से क्रॉस करते हुए नदियां आई और इस रीजन में पहुंची, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा बच्चों? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है या फिर पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? वो समुद्र तल से काफी ऊंचा होता है ना? समुद्र तल से क्या होता है? काफी ऊंचा होता है। और यहां पर नदियां ढाल में प्रवाहित होती हैं इस प्रकार से, है ना? ढाल से नीचे उतरती हैं, तो काफी इनका जो वेग होता है वो तीव्र होता है, ठीक है? जब वेग तीव्र होगा तो बच्चों वो अपने साथ बहुत सारी चट्टानें, कंकड़, पत्थर, मिट्टी को ठीक है, मिट्टी को लेकर के आएंगी और अपने साथ बहा करके लेते जाएंगी। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र खत्म होगा और यहाँ पर एक सीधा ढाल आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर जैसे ही नदियां पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो वेग है, उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जितना ज्यादा ढाल होगा, जैसे आप मान लीजिए किसी ऊंचे स्थान से पानी को गिराएंगे तो बहुत तीव्र गति से नीचे जाएगा इस प्रकार से, है ना? लेकिन आप प्लेन सर्फेस में उसको बहाएंगे तो उतनी तेज गति से नहीं जाएगा, है ना? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ढाल था तो ढाल का अनुसरण करके पानी तेज बह रहा था, लेकिन यहाँ पर ढाल नहीं है तो वो धीरे धीरे बहेगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। जैसी नदी यहाँ पर आएगी तो अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं, उनको यहां पर ही छोड़ देगी, है ना? इस रीजन में ही छोड़ देगी ये, इसलिए यहां पर समझिए, देखिए यहां पर छोड़ दी नदियों ने, ठीक है? बड़ी बड़ी सेडिमेंट्स को यहां पर ही छोड़ देगी ये, इस प्रकार से, है ना? तो इस प्रदेश को क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रदेश को हम बोलते हैं भांवर प्रदेश। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए,
इसका निर्माण कैसे हुआ है? बड़ी बड़ी चट्टानों, कंकड़, पत्थर, बजरी, इन सभी चीजों से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर आकर के नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। नदियां चट्टानों के मध्य में प्रवाहित होती है ना। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही नदियां भांवर प्रदेश में पहुंचती हैं, ये कौन सा प्रदेश है? भांवर प्रदेश है, भांवर रीजन है। तो नदियां क्या होती हैं? बड़े बड़े अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, चट्टानों को यहाँ पर ही छोड़ देती हैं। क्या होती है? यहाँ पर ही छोड़ देती हैं, इस प्रकार से, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि इन बड़े बड़े चट्टानों, कंकड़ को आगे भाग करके ले जाए, है ना। अब ये बच्चों जो पूरा क्षेत्र होता है ना, ये बहुत ज्यादा पथरीला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? पथरीला क्षेत्र होता है, ककरीला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, है ना। विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त हो जाने से मतलब क्या है? नदियां इन पत्थरों के बीच में प्रवाहित होती हैं, इस कारण से यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो नदियां यहाँ पर क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और जो भी नदियों का पानी है वो चट्टानों के मध्य में प्रवाहित होता है। इसके अलावा जब पथरीला क्षेत्र है तो बच्चों यहाँ पर क्या कृषि भी नहीं होगी, है ना। तो अनउपजाऊ क्षेत्र होता है ना। अनउपजाऊ क्षेत्र होता है, कृषि वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो यही होता है बच्चों भांवर प्रदेश। बस इतनी ही चीज आपको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट याद रखना है कि शिवालिक के दक्षिण में जो सबसे पहले प्रदेश मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक के समांतर फैला हुआ है, उसको हम भांवर प्रदेश बोलते हैं। मैप में आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक, यहाँ पर सिंधु नदी है, इससे लेकर के तिस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। करीब 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी ये पट्टी है ना। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई की ये पट्टी होती है। नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, नदियां चट्टानों के मध्य में यहाँ प्रवाहित होती है, ठीक है। ये देखिए, कम उपजाऊ क्षेत्र होता है, लेस फर्टाइल रीजन होता है, ठीक है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो इतने पॉइंट ही आपको इसके अंतर्गत याद रखने हैं। बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है बच्चों यहाँ पर तराई रीजन, है ना। ये भांवर प्रदेश हो गया। अब भांवर प्रदेश के ही दक्षिण में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने भांवर पढ़ा, तो भांवर का ही जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है, इस प्रकार से समझिए, ये शिवालिक हिमालय है। तो ये हो गया कौन सा? ये रीजन हो गया भांवर। और इसी के दक्षिण में ये वाला रीजन कौन सा है? ये रीजन है तराई, ठीक है। तराई रीजन क्या है इसको भी हम देखते हैं। देखिए, भांवर के दक्षिण में नमीयुक्त दलदली क्षेत्र जो होता है उसको हम तराई रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या था बच्चों? ये तो पथरीला क्षेत्र था, पथरीला क्षेत्र था। नदियां यहाँ पर विलुप्त हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन क्या होता है, जब इस रीजन को नदियां क्रॉस करती है तो ऐसे तितर बितर होकर के इस प्रकार से बाहर निकलती है ना। क्योंकि आप देखेंगे, पत्थर, आपने बहुत जगह घूमने गए होंगे नदियों वाले रीजन में, तो जहाँ पत्थर होते हैं और पत्थरों को क्रॉस करके जब नदियां बहती हैं तो तितर बितर होकर छलछलाते हुए बहती है ना। तो इस प्रकार से बड़ी रीजन में फैल करके नदियां बाहर निकलती है ना। तो यहाँ वाला जो रीजन होता है, ये वाला बच्चों पूरा रीजन होता है, ये कैसा? नमी वाला रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर नमी काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, तो नमी वाला यहाँ पर रीजन होता है। ये बात आपको याद रखना है ना। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है, भारत के दक्षिण में नमी युक्त मॉइस्ट जो रीजन होता है, दलदली रीजन होता है, उसको हम तराई प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। नमी वाला या फिर दलदली क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पर महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। महीन कणों मतलब बिल्कुल बारीक। यहाँ पर तो देखिए नदियों ने क्या किया था? बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को छोड़ दिया था। लेकिन आगे क्या होता है? आगे इन चट्टानों को तो नदी ले नहीं जा पाएगी, तो महीन कणों को ही आगे ले जा पाती है। और यहाँ पर महीन कणों का ही निक्षेप देखने को मिलता है ना। महीन कण ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा विस्तार कहाँ है? तो भांवर के दक्षिण में लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी होती है, ठीक है। भांवर के साउथ में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी होती है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये कैसा रीजन है? नमी वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान में क्या, पहले तो नहीं लेकिन वर्तमान में अच्छी खासी कृषि देखने को मिलती है यहाँ पर। अब चूंकि नमी वाला रीजन है बच्चों, तो कौन सी कृषि यहाँ पर होगी? जिनको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है ना। इसके अलावा एक और रीजन क्या है कि जो तराई रीजन है ना, यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है। यहाँ पर आपको रेनफॉल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसका रीजन ये है कि जब ये मानसून आता है ना, तो यहाँ से जो मानसून की एक अरब सागर की शाखा आती है, ये शिवालिक हिमालय से टकरा के वापस से लौटती है इस प्रकार से ना। तो ये तराई रीजन में भी काफी ज्यादा वर्षा करती है। तो एक रीजन ये भी है इसकी नमी का ज्यादा होने का, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं फसलों की खेती की जाएंगी जिसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, जिसको ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ना हो गया, धान हो गया, है ना, जूट हो गया। तो ये सभी खेती यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इन दलदली क्षेत्रों में रेंगने वाले जीव, वैशैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं, ठीक है। रेंगने वाले जीव, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, जानवर काफी ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि दलदली क्षेत्र मॉइस्ट रीजन है। तो ये होता है बच्चों तराई रीजन। एक बार पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत भांवर, है ना। भांवर में मैंने आपको बताया कंकड़ युक्त बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ एक रीजन होता है जहां पर नदियां आकर के विलुप्त हो जाती हैं, कृषि के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सिंधु से लेकर के तिस्ता के बीच में ये मैदान पाया जाता है। अगला रीजन है तराई रीजन। जब नदियां भांवर को क्रॉस करती हैं तो तराई रीजन में पहुंचती हैं। जब भांवर रीजन को ये क्रॉस करती हैं तो काफी दूर दूर तक ये विस्तार करते हुए बाहर निकलती हैं, जिस कारण से ये नमी वाला रीजन होता है। यहाँ पर नदियां वापस से दिखाई देने लगती हैं, है ना, अपीयर हो जाती हैं। इसके अलावा नमी वाला रीजन होता है, दलदली रीजन होता है, तो यहाँ पर कुछ कृषि वगैरह भी की जाती है, गन्ना हो गया, धान हो गया। इसके अलावा इस रीजन में वैशैले कीट वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो रीजन है, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। चलिए, अगला है बच्चों खादर, है ना, खादर। अब ये खादर और बांगर यहाँ पर दो देखने को मिलेंगे, एक तो खादर और एक है बांगर। इनको हम साथ में ही समझ लेते हैं, बाकी थ्योरी में आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ देखिए, ये आपको पूरा रीजन दिख रहा है, ये, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं खादर। ये खादर है ना, ये खादर है। और ये सॉरी, ये खादर है। और इसके ऊपर वाला जो रीजन होगा ये, एक मिनट रुकिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ।
जैसे देखिए ये नदी का क्षेत्र ना, ये कौन सा क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है। इसके जो पास वाला और कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलेंगे खादर। ठीक है। इसके अलावा जो दूर वाला क्षेत्र है और ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, नदी से दूर वाला क्षेत्र है और ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलेंगे सॉरी, इसको हम बोलेंगे भांगर। सॉरी। अब इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए। देखिए ऐसा क्षेत्र बच्चों जो नदियों के नजदीक स्थित है, नदियों के पास स्थित है ना। जैसे मान लीजिए ये नदी है ना, ये नदी बह रही है इस प्रकार से, ये नदी बह रही है इस प्रकार से, है ना। ये नदी का क्षेत्र है। अब क्या होता है बच्चों, मानसून में आपको पता होगा बाढ़ आती है ना, मानसून में बाढ़ आती है, और नदियों में पहले तो खूब ज्यादा बाढ़ आती थी, अभी तो कम आती है, लेकिन बाढ़ आती है ना। तो क्या होता है, बाढ़ का पानी क्या होता है, ठीक है, आसपास का जो ये रीजन होता है, ये आसपास का नदी के आसपास का क्षेत्र है ये, तो बाढ़ का पानी यहाँ पर भी एंटर कर जाता है मानसून में, है ना, यहाँ पर भी एंटर कर जाता है इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, एंटर कर जाता है ना यहाँ पर। मतलब जब मानसून आएगा, बाढ़ आएगी, तो इतने क्षेत्र में नदी का क्षेत्र बन जाएगा, है ना। और जब मानसून लौटेगा, मानसून चला जाएगा, वर्षा खत्म होगी, तो वापस से नदी का पानी अपने क्षेत्र में यहाँ पर प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन एक चीज क्या करती है नदी, पानी तो अपने जगह पर बहाकर ले जाएगी, पानी तो यहाँ पर बहने लगेगा मानसून के जाने के पश्चात, लेकिन अपने साथ लाए हुए जो अवसाद थे, जो मिट्टी थी, जो रेत थी, है ना, खासतौर पर मिट्टी होती है जो, उसको यहाँ पर ही छोड़ जाती है ना। तो इस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र की ही हम बोलते हैं खादर प्रदेश, है ना, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्या होता है, सर्वाधिक उपजाऊ या फिर सर्वाधिक मैक्सिमम फर्टाइल रीजन होता है। उसका रीजन ये है कि देखिए एक साल यहाँ पर बाढ़ आई, बढ़िया से यहाँ पर कृषि वगैरह होगी, अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर से नई मृदा यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण से मतलब क्या है, हर साल यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, मृदा का उपजाऊपन बना रहता है, और मिट्टी बढ़िया से फसल के लिए फायदा पहुंचाती रहती है। उसी के विपरीत जो खादर प्रदेश है, सॉरी, उसी के प्रदेश विपरीत जो बांगर प्रदेश है ना, बांगर प्रदेश को मैंने क्या बताया था, जो नदियों से दूर वाला क्षेत्र है ना, मतलब यहाँ वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र बांगर क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, ये हो गया बांगर क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको पता होगा कि पहले के जमाने में नदियां क्या होती हैं, समय के साथ अपना स्थान चेंज करती रहती है ना। सब नदियां अपने, हो सकता है पहले नदी यहाँ हजारों वर्ष पहले नदियों का क्षेत्र ये वाला रहा हो, ठीक है। तो नदी समय के साथ अपना स्थान चेंज करती रहती है। इसके अलावा पहले के जमाने में क्या होता था, बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती थी, है ना, क्योंकि आपको पता होगा धीरे धीरे वर्षा भी कम होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, है ना। तो पहले मतलब आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व क्या होता था कि इस बांगर प्रदेश तक भी नदियों का पानी पहुंचता था, और यहां पर भी उसने मिट्टी का डिपोजिशन किया था। लेकिन वर्तमान में यहां पर ऐसा नहीं होता है ना। तो पुराने जमाने में ही जो मृदा बिछाई गई है नदियों के द्वारा, उस प्रदेश को हम बोलते हैं, उस प्रदेश को बोलते हैं बांगर प्रदेश, है ना। इसका अर्थ यह है कि खादर की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है, लेकिन बनी उसी प्रक्रिया से, है ना। खादर में क्या हो रहा है, खादर में मतलब प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन बांगर में जो प्राचीन काल में मिट्टी नदियों के द्वारा बिछाई गई है, उसी के द्वारा काम चलाया जा रहा है, और हर साल यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है दोनों का। थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है, खादर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, बाढ़ आने के कारण मृदा का नवीनीकरण रिन्यूएबल होता रहता है। इसी कारण ये प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक फर्टाइल रीजन होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक फर्टाइल रीजन होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, सर्वाधिक फर्टाइल रीजन होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे सर्वाधिक फर्टाइल कौन सा होता है, खादर या फिर बांगर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। उसका रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मृदा का हर साल नवीनीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये रीजन आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों के द्वारा लाए हुए जलोढ़ निक्षेप, एलुवियल डिपॉजिट्स जो होते हैं, इसके कारण हुआ है। ठीक है, जलोढ़ एक मृदा का नाम है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा या फिर न्यू एल्यूवियल सॉइल से हुआ है ना। न्यू एल्यूवियल सॉइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर नवीनीकरण हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो खादर प्रदेश होता है यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो नई जलोढ़, है ना, नई जलोढ़। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो बांगर होता है, यहाँ पर कौन सी जलोढ़ पाई जाती है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। कौन सी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, है ना, क्योंकि प्राचीन समय में इसको बिछाया गया था। तो ये अंतर आपको याद रखना है बांगर और खादर में। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश की तुलना में कम होती है ना। अभी हमने देखा था कि जो खादर प्रदेश होते हैं ये नदियों के पास वाले कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जबकि जो बांगर प्रदेश है ये नदियों के दूर के ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना। तो इनकी ऊंचाई क्या होती है, बांगर की अपेक्षा कम होती है, तभी तो नदियों का पानी पहुंचेगा ना, है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं बांगर प्रदेश। तो ये क्या होता है, नदियों के दूर वाला क्षेत्र जो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से काटा गया है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण से मिट्टी का नवीनीकरण रिन्यूएबल नहीं हो पाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। वही चीज लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको एज इट इज समझाई थी। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर है, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, दो प्रमुख नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दुआब क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ना, इसको खादर बोलेंगे, ये खादर क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो दूर वाला रीजन है, ये दूर वाला रीजन है, ये येलो कलर से, इसको हम क्या बोलेंगे, बांगर। ठीक है, तो इस डायग्राम से भी आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर डायग्राम है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा बनाना था, ये ऐसा रीजन बनाना था, ऐसा, इस प्रकार से, ये बांगर खादर आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं।
आगे देख लेते हैं, ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। अभी मैंने बताया नदियों से दूर व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता। यह उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग है जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, कैसा क्षेत्र है यह? उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग है, लार्जेस्ट लैंडमास है जो कि पुरानी जलोढ़ या फिर ओल्ड एल्यूवियल से बना हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र तो हो गए बच्चों जो हमने देखे थे। कौन कौन से? एक तो हमने देखा सबसे पहले भांवर, ककरीला पथरीला क्षेत्र। दूसरा हमने देखा तराई, जहां पर नमी वाला क्षेत्र है जो। ठीक है, तीसरा हमने देखा खादर, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जहां पर न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। और अगला है बांगर, जहां पर पुरानी एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है ना। एक और क्षेत्र होता है बच्चों डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र क्या होता है इसको समझिए। देखिए अभी डेफिनेशन मत पढ़िए, पहले समझिए आप इसको, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये मान लीजिए समुद्र है ना, नदियां एट द एंड कहाँ जाकर के गिरती है? समुद्र में जाकर के गिरती है, सी में जाकर के गिरती है, किसी सागर, महासागर, झील भी हो सकती है, झील भी हो सकता है, महासागर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ही नदियां जाकर के अपना झील गिराती हैं। अब क्या होता है ना बच्चों, एक चीज आप कॉन्सेप्ट वाली याद कर लीजिए कि नदियां हमेशा क्यों प्रवाहित होती हैं आपको पता है? नदियां सिर्फ समुद्र तल को पाने के लिए प्रवाहित होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई नदी पर्वत से निकली है ना, पर्वत से निकली, फिर मान लीजिए कोई पर्वत से निकली, फिर पठार में एंटर की, है ना, पठार के बाद मैदान में एंटर की, इस प्रकार से मैदान में एंटर की, है ना, इस प्रकार से। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई वाले अलग अलग रीजन है। जैसे मैदान की ऊंचाई सबसे कम होगी, है ना, पठार की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होगी, फिर पर्वत की ऊंचाई और ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से नदी का ओरिजिन हुआ ना, तो वो इस समुद्र तल को पाने के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मैदान में और समुद्र तल के पास जाती है, समुद्र के पास आने वाली होती है, तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, तो नदियां जब बहते प्रवाहित होते होते बच्चों एट द एंड समुद्र तल के पास पहुंचेगी ना, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या होती है? बिल्कुल बराबर हो जाती है, लेवल पर हो जाती है। तो यहां पर इन नदियों की क्या होता है, इन नदियों की स्पीड बहुत कम हो जाती है, इनका जो वेग होता है बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहां पर क्या होगी, जब नदी बिल्कुल धीरे हो जाएगी तो अपने साथ क्या होगा, इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और फिर समुद्र में जाकर के मिलेगी इस प्रकार से, है ना। अब इनकी स्पीड इतनी कम हो गई है बच्चों कि अपने साथ लाए हुए जो भी थोड़ी बहुत अवसाद थे, रेत थी, मिट्टी थी, बालू थी, वो भी इस यहां पर छोड़ देगी, है ना, क्योंकि वो आगे नहीं ले जा पाएगी इसको, है ना, क्योंकि स्पीड बहुत कम हो गई है ना। एक मिनट, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं बच्चों डेल्टा क्षेत्र। मतलब नदियों के मुहानों पर जो नदियों के द्वारा निर्मित संरचना होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र, है ना। कुछ नदियां एस्चुरी भी बनाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो नदियों के मुहाने पर जो क्षेत्र बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। और इस प्रकार से ये बनता है। यहाँ पर देखिए ये नदी आई और समुद्र के पास इस प्रकार से डेल्टा नाम संरचना बनाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये होती है बच्चों, ये 5 चीजें हमने पढ़ी हैं, यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। 5 मिनट का समय दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है ना। उप हिमालय से मतलब क्या है? शिवालिक, ऐसा समझ लीजिए आप, शिवालिक को बोल रहा है ना। तो क्या बोलेंगे इसको हम? दून, तराई, भांवर या खादर। तो क्या बोलेंगे बच्चों? भांवर बोलेंगे, मैंने आपको बताया था, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भांवर प्रदेश। ठीक है, भांवर प्रदेश आपको याद रखना है। भांवर प्रदेश क्या होता है कि शिवालिक के दक्षिण में या फिर उप हिमालय बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हिमालय के दक्षिण में फैला जो समतल मैदान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? भांवर प्रदेश बोलते हैं। गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ठीक है, गंगा यमुना मैदान जो होता है यहाँ पर जो नवीन कॉप के निक्षेप होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ठीक है, नवीन कॉप निक्षेप। अब देखिए थोड़ा सा वर्ड से आपको घबराना नहीं कि कॉप क्या है, तो ये वही है, नवीन जलोढ़ निक्षेप, है ना, कुछ अलग नहीं है, नवीन जलोढ़ निक्षेप की ही बात की जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नवीन कॉप निक्षेप बोल लीजिए, नवीन जलोढ़ निक्षेप बोल लीजिए। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा बस,
ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं खादर प्रदेश, है ना। खादर प्रदेश की विशेषता मैंने बताई थी, नदियों के पास स्थित जो क्षेत्र हैं, कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जहां प्रतिवर्ष मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं खादर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर नवीन जलोढ़ या फिर नवीन कॉप, देखिए जलोढ़ मृदा है ना, जो ये जलोढ़ एक मृदा का नाम है, मृदा वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसी को ही हम कॉप मृदा भी बोलते हैं ना। तो नवीन कॉप निक्षेप बोल लीजिए या फिर जलोढ़ निक्षेप बोल लीजिए, बात एक ही है ना। न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स बोल लीजिए, एक ही बात है ना। आपको ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भांवर की जो तंग पट्टी होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। भांवर की तंग पट्टी, है ना। अब भांवर प्रदेश क्या था, शिवालिक के दक्षिण में जो सबसे पहला रीजन पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भांवर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, भांवर, जो कि चट्टानों के द्वारा, कंकड़ पत्थरों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, यही होता है। तो कैसा क्षेत्र होगा ये, ककरीला क्षेत्र। ठीक है, ककरीला क्षेत्र होता है इसकी विशेषता। जबकि तराई रीजन क्या होता है, दलदली, ये होता है, तराई की विशेषता होती है दलदली। उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होता है, बांगर और खादर। बांगर और जो खादर होते हैं ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, और इनमें भी सर्वाधिक कौन से उपजाऊ होते हैं, खादर। ठीक है, तो एक एक चीज आपको क्लियर रखनी है यहाँ पर। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है, जो तराई रीजन होता है इसकी भूमि कैसी होती है। ठीक है, what is the land of the तराई रीजन, what is the land of तराई रीजन, कैसी होती है तराई रीजन की, मैंने आपको बताया था, दलदली होती है ना, नम वाली भी होती है, और समतल, चूंकि मैदान है तो समतल तो होगा ना, मैदान प्लेन इसको क्यों बोल रहे हैं, समतल रीजन होता है, ये प्लेन रीजन होता है ना। तो समतल भी होता है, नम भी होता है, और दलदली भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, समतल, नम वाली और दलदली भूमि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तराई भूमि या फिर तराई रीजन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़ी पैमाने पर की जाती है ना। तराई क्षेत्र देखना है, ये मत समझ लेना कि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है ना। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश देखा तो यहाँ पर गेहूं वेहूं टिक करके जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो कौन सी फसल बड़े पैमाने पर ली जाती है, तो देखिए धान, मैंने आपको बताया था, धान की कृषि यहाँ पर की जाती है, गन्ने की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और जूट की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ना। यदि मान लीजिए 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि जूट नहीं देता तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जूट की भी कृषि होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तराई रीजन कौन सा रीजन होता है, तराई रीजन भावर के पास बाद नमी वाला रीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर चूंकि नमी वाला रीजन है, वर्षा भी अच्छा खासा होता है, यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर धान हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी फसलों की यहाँ पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है ना। ये भी मैंने आपको बताया था किन किन राज्यों में है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए पंजाब में तो है, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र तो दक्षिण में जाता है ना, दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो दक्षिण में जाता है, तो ये कैसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर के विशाल मैदान का भाग। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, सबसे पहले तो राजस्थान आपको याद रखना है, दूसरा आपको पंजाब याद रखना है, हरियाणा याद रखना है, दिल्ली याद रखना है, यूपी याद रखना है ना। इसके अलावा बिहार याद रखना है, झारखंड का कुछ रीजन आ जाता है, वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन आता है, असम का कुछ रीजन आता है। तो मुख्यतः ये राज्य आपको याद रखने हैं जो कि उत्तर के विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में निम्न में से कौन सी नदियां सहायक हैं। ठीक है, तो कौन सी नदियां सहायक है, नर्मदा ताप्ती तो नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं, है ना। नदियों वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है आपको। गोदावरी कृष्णा भी दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये महानदी भी इसमें नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, लेकिन महानदी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही नदियां हो जाएंगी, क्योंकि ये हिमालयी नदियां हैं, और हिमालयी नदियों के कारण ही उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स बना हुआ है, या फिर इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगला है, उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप 4 दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। एक तो हमने भांवर देखा था, एक तो हमने तराई देखा था, एक तो हमने खादर देखा था, और एक तो हमने यहाँ पर बांगर देखा था। तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। भांवर का विस्तार किन नदियों के बीच में है। ठीक है, भांवर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो सिंधु गंगा तो नहीं होगा। ठीक है, सिंधु तिस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो भांवर प्रदेश है शिवालिक के दक्षिण में सिंधु से तिस्ता नदियों के बीच में स्थित है, ककरीला या फिर पथरीला क्षेत्र ये होता है। अगला है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक फर्टाइल रीजन है, मैक्सिमम फर्टाइल रीजन है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, भांवर, तराई, बांगर या फिर खादर, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो भांवर तो नहीं है, ये पथरीला क्षेत्र है। तराई भी नहीं है, बांगर पुरानी एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल वाला क्षेत्र है। खादर सही आंसर हो जाएगा बच्चों। खादर क्या होता है, नदियों के पास वाला कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, जहां पर न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल या फिर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बांगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांगर प्रदेश जो होता है, यहाँ पर ही ओल्ड एल्यूवियल सॉइल या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं, बिल्कुल सही है बांगर। और भांवर पथरीला क्षेत्र होता है, तराई नमी वाला क्षेत्र होता है, और खादर सर्वाधिक उपजाऊ न्यू एल्यूवियल सॉइल वाला रीजन होता है। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन थे बच्चों यहाँ पर, है ना। 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आई थिंक आपको ये वाला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था,
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ना। तो देखिए अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, पहला टॉपिक हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये टॉपिक हमने करीब 3 क्लास में कंप्लीट किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा। दूसरा टॉपिक हमने लिया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने ये 6 पार्टों में हमने यहाँ पर इसका फिजिकल डिवीजन किया था। उत्तर और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स जो आइलैंड्स हैं हमारे, और थार मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें हमने 2 पढ़ लिया, एक तो हिमालय हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक है, हिमालय में जितना भी था पूरा पोर्शन हमने यहाँ पर पढ़ लिया। और आज हमने क्या पढ़ लिया, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको भी आज हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया, या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स वाला टॉपिक भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। अगली नई क्लास से हम बच्चों कल से स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, है ना, जो इसके दक्षिण वाला रीजन है, उसके बाद बाकी के हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, टेस्ट भी हमने यहाँ पर लगा लिया है, जिससे आपका एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बाय बाय।